बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिज़न पढ़ेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन नहीं हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे जो इनमें सिमिलरिटीज़ है वो है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस होने का क्या मतलब है? उसके दो मतलब हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, के रास्ते पे वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता। दूसरा जो कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब है वो ये है कि वर्क डन इज़ ज़ीरो इन अ क्लोज्ड पाथ, कि एक क्लोज्ड पाथ में जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो इन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और दूसरी जो सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें वो ये है कि बोथ दीज फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ, कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स वो इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका हम स्केयर लेंगे और फोर्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो वो इस लॉ को जो है वो ओबे करेंगे। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ थी इसमें जो हमने डिस्कस की। उसके बाद हम डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फोर्स और नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 जो इसकी डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एज़ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से ज़्यादा ताकतवर होती है। जैसा कि आप दो बॉल लें, जो गेंद बॉल हैं, उनको आप पास पास रखें और दो चार्जेस लें, उनको आप पास पास रखें, तो वो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दोनों पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन जो आपने मैश वाली गेंदें रखी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे। तो इधर से हम ये निकाल सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो वीकर फोर्सेस हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या रिपल्सिव भी हो सकती हैं। जैसा कि अगर हम सेम चार्जेस की बात करें, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों ही डिफरेंट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कि सेम साइन रिपेल करेंगे, ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये मैसेज को रिपेल नहीं करती, ये सिर्फ मैस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3 जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका क्या मतलब है? अगर हम देखें कि दो चार्जेस, हमने ये कूलम लॉ में पढ़ा था कि दो चार्जेस के दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है दो चार्जेस के दरमियान, तो इसकी फ़ोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। कितनी कम होती है वो हमने देखी, 1/ε0 आर के साथ कम हो रही थी, जिसको हमने रिलेटिविटी परमिटिविटी बोला था। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं तो सन और
अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जिसकी वजह से ये अपने अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अर्थ और सन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मीडियम है, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें कमी नहीं आती, वो एक ही जितनी रहती है कि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और दूसरा जो चौथा है, लास्ट वन हम देखेंगे उसको, जो द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है स्मॉल। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज है वो स्मॉल है। जब तक आप दो चार्जेस को पास पास रखेंगे या किसी एक चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में रखेंगे, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये इतना इतना रीजन है इसका, इतनी दूर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर जो कोई चार्ज होगा वहाँ पर ये फोर्स नहीं लगेगी। वो फोर्स सिर्फ उसी चार्ज पे लगेगी जो इसके इन्फ्लुएंस में होगा, जो इसके फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। अगर आप देखें कि वो सन, अर्थ और मून और दूसरे इसी तरह के जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी ख़ासी रेंज में हैं, लेकिन इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पाई जाती हैं। तो जहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्गर फोर्सेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्मॉल फोर्स हैं। और एक और अगर आप इसमें वो सिमिलरिटीज़ ऐड करना चाहें तो नंबर 1 पे अगर आप अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ बात करें कि कूलम ने अपने लॉ में कहा कि फोर्स जो है वो इज़ इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और आगे इसका यूनिट आ जाएगा। यूनिट आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप उधर से देख के लिख सकते हैं। और दूसरी जो इसके ऑपोजिट में सिमिलरिटीज़ आएगी, इसको 5th वन कह दें आप, ये वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हम बात करें तो F ग्रेविटेशनल फोर्स है इज़ इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और साथ यहाँ पर इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये यूनिट आप 9th क्लास की बुक से देख सकते हैं, और अगर नहीं आपको उधर से मिले तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की वो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी हमने निकाला था। तो अभी भी आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से के और जी का जो है वो यूनिट अखज़ करते हैं, किस तरह से इनका यूनिट हम बना सकते हैं। तो अगर आप गौर करें कि कूलम लॉ के मुताबिक के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, तो के को हम एक साइड पे कर देंगे तो एफ आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू के इधर रहेगा और क्यू इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आर लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू दोनों ही चार्जेस हैं तो इनका यूनिट कूलम होता है तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो के का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के का यूनिट आ गया। इसी तरह हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वहाँ से जी का यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो जी का हमने यूनिट कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से एफ इधर रहेगा, आर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 और m2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन और आर का यूनिट होता है मीटर, और ऊपर स्क्वायर की वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों मैसेज हैं तो इनका किलोग्राम यूनिट आएगा और वो आ जाएगा स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं कि जब हमने के का यूनिट निकाला तो ऊपर आ रहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कूलम का जो लॉ था के कांस्टेंट जो है वो चार्जेस के बारे में है, तो नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर और ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। और ग्रेविटेशन जो लॉ है वो मैसेज के बारे में है, तो ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा, लेकिन मैसेज का यूनिट होता है किलोग्राम।
तो नीचे 2 मैच थे इसलिए किलोग्राम स्क्वायर आ गया। तो चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे कूलम आ जाएगा और मैसेज की बात करेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से जो है वो यूनिट याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।